Good morning, students. Now, today I will teach plant pathology titled disease forecasting. डिजीज फोरकास्टिंग, फोरकास्ट मीन्स किसी भी चीज का पूर्वानुमान। तो प्लांट आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं। प्लांट मीन्स पौधे, डिजीज मीन्स रोग, आप जानते ही हैं, और फोरकास्टिंग मीन्स पूर्वानुमान। किसी रोग को होने से पहले, घटना घटने से पूर्व उसका पूर्वानुमान करके भविष्यवाणी की जा सके, ताकि भविष्यवाणी में होने वाले लॉस को बचाया जा सके। इसलिए डिजीज फोरकास्टिंग की आवश्यकता होती है। और ये डिजीज फोरकास्टिंग प्लान अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चलता है। अब इस डिजीज फोरकास्टिंग में पूर्वानुमान के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले फील्ड सर्वे होता है। फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले फील्ड में हम आंकड़े एकत्र करेंगे, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाएंगे कि किस प्रकार से रोग की पुनरावृत्ति बार बार होती है, या कितने साल बाद होती है, या इसको पैथोजन किस प्रकार का है, इस रोग की पूर्व की हिस्ट्री क्या है। इस प्रकार की सूचनाएं फील्ड से कलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न एंगल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जो डिजीज ट्रायंगल, आप लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, डिजीज ट्रायंगल कोई रोग घटने के लिए डिजीज ट्रायंगल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट रिजल्टिंग डिजीज, ये होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट के आपसी इंटरेक्शन से, परस्पर इंस्ट्रक्शन से ही रोग पैदा होता है। इसलिए डिजीज फोरकास्टिंग के लिए सबसे पहले हमको इस एंगल पर अध्ययन करना है और आंकड़े एकत्र करना है। इसमें सबसे पहले हम होस्ट फैक्टर को चुनते हैं। होस्ट मीन्स पर्पोसी, who provide the nutrients to the pathogen, जो पैथोजन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इसको हम होस्ट कह देते हैं या पर्पोसी कह देते हैं। पर्पोसी फैक्टर में हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले होस्ट हाइपर सेंसिटिविटी। होस्ट हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है अति संवेदनशीलता। अगर किसी चीज की डिजीज फोरकास्टिंग के लिए डेटा एकत्र कर रहे हैं, तो उसमें जो पर्पोसी होता है उसकी संवेदनशीलता का पता लगाते हैं। संवेदनशीलता किस प्रकार से होती है कि कुछ वैरायटी किसी क्रॉप विशेष की होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर रोग के लिए ससेप्टेबल होती है। ससेप्टेबल का मतलब रोगग्राही, उस पर्टिकुलर रोग के लिए रोगग्राही होती है। तो ये दो भागों में बांटते हैं होस्ट हाइपर सेंसिटिविटी को। एक तो हो गया ससेप्टेबल, डिजीज ससेप्टेबल, और दूसरी हो गई रेजिस्टेंट। अगर जो पैथोजन जो कि आक्रमण कर रहा है, उस जो पर्टिकुलर वैरायटी है, उसकी सेंसिटिविटी का पता इसलिए लगाते हैं कि अगर जो रोग के लिए रोगग्राही है तो रोग बहुत तेजी के साथ में फैलेगा, और उसके लिए हमको बहुत जल्दी से जल्दी फोरकास्टिंग करनी होगी। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर में होस्ट डेंसिटी। होस्ट डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी आप जानते ही हैं, किसी चीज की सघनता। होस्ट डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि पर्पोसी की
कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा एरिया या कितने बड़े क्षेत्र में उसकी जो परपोषी की मात्रा या संख्या कितनी है। अगर जो डेंसिटी अधिक होगी पर्टिकुलर क्षेत्र में, होस्ट की डेंसिटी अधिक होगी तो क्या होगा कि उनमें स्टार्वेशन न्यूट्रिएंट्स के लिए होगा। किसके लिए स्टार्वेशन होगा? न्यूट्रिएंट्स के लिए होगा। और जब ज्यादा मात्रा में उसकी डेंसिटी होगी, ज्यादा पास पास में पौधे होंगे तो पौधे कमजोर हो जाएंगे और कमजोर पौधों पर रोग जनक का बहुत जल्दी आक्रमण हो जाता है और रोग बहुत तेजी के साथ में फैल जाता है। इसलिए भी इसका अध्ययन करना जरूरी होता है कि पर्टिकुलर एरिया में होस्ट की डेंसिटी क्या है, विरल है या सघन है या किस प्रकार से। होस्ट चेंजमेंट इनटू डिफरेंट स्टेज ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। फिर इसमें होस्ट में ये भी देखते हैं कि जब किसी रोग की जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो उसमें जिस तरीके से धीरे धीरे रोग बढ़ता है तो किस प्रकार से उस परपोषी में बदलाव होने शुरू होता है और वो बदलाव क्या क्या होते हैं, इनके भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं डिजीज फोरकास्टिंग के लिए। दूसरा आता है पैथोजन। पैथोजन में सबसे पहले हम पैथोजन, जैसा कि आप जानते हैं पैथोजन को रोग कारक कहते हैं। पूर्व में भी अपने लोगों ने पढ़ा है कि रोग कारक क्या है? रोग कारक जो है इंटाइटिस जो कि रोग को उत्पन्न करता है, जिसके माध्यम से रोग उत्पन्न होता है। आपको ये भी बताते चले कि जो भी रोग एपिडेमिक अधिकांश वही रोग होते हैं जो इन्फेक्शियस नेचर होते हैं। जो इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं वो रोग एपिडेमिक होते हैं। इन्फेक्शियस नेचर के रोग लिविंग इंटाइटिस के द्वारा कार्य होते हैं। इसके अंतर्गत पैथोजन के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 इनोकुलेशन ऑफ सॉइल, एयर एंड प्लांट मटेरियल। जो इनोकुलम है या जो संरोध निवेश द्रव्य है, इसका मिट्टी के साथ किस प्रकार का संबंध है। कुछ रोग होते हैं वो जो मिट्टी के द्वारा फैलते हैं, उनको हम सॉइल बॉर्न कहते हैं। अब जैसे कि तुम्हारा ले लें कि विल्ट, चने में विल्ट लगता है, मटर में भी विल्ट लगता है। विल्ट रोग जो है ये सॉइल बॉर्न है और ये फ्यूजेरियम के द्वारा फैलता है। तो इसके नेचर का पता लगाते हैं कि इसका सॉइल से किस प्रकार का संबंध है। एयर, इस पैथोजन का एयर से क्या संबंध है? अगर जो ये एयर से डेसिग्नेट होता है तो ये रोग तेजी के साथ फैलेगा, और अगर जो ये सॉइल से डेसिग्नेट होता है तो ये रोग उतनी तेजी के साथ बहुत जल्दी विस्तार नहीं कर पाएगा। इन सब चीजों को प्लांटिंग मटेरियल के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिसेमिनेशन पैथोजन्स का हो जाता है। कोई किसी क्षेत्र विशेष में कोई रोग है और वहां से आप प्लांटिंग मटेरियल जिसको कि अपने नए क्षेत्र में ला रहे हैं, उसमें रोग पहले से मौजूद है तो वो रोग नए क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इन सब पैथोजन के इन सब चीजों को देखना पड़ता है और उसमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई पैथोजन जो है किसी क्षेत्र विशेष में तो वो इंडेमिक है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाकर के वो एपिडेमिक भी हो जाता है, महामारी का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार से तुम्हारा साइट्रस कैंकर ही देख लें तो एशिया में इंडेमिक है, एशिया में वो हर जगह पाया जाता है साइट्रस कैंकर, लेकिन यूएसए में ये एपिडेमिक है, वहां पर ये महामारी का रूप धारण कर लेता है और बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। इसलिए इन सब फैक्टर का सॉइल, एयर और प्लांटिंग मटेरियल का अध्ययन करके इसके आंकड़े एकत्र करते हैं डिजीज फोरकास्टिंग के लिए। सेकेंड वन इसमें है इनोकुलेशन
इनोकुलम डेसिग्नेशन का मतलब यही है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेसिग्नेशन मीन्स प्रकीर्णन। जो हमारा निवेश द्रव्य है इसका फैलाव किस माध्यम से होता है। वैसे तो आपको मालूम है कि कई माध्यम होते हैं जिसके द्वारा कि हमारा पैथोजन या इनोकुलम डेसिग्नेट करता है, जिसमें इंसेक्ट वेक्टर भी आता है, जिसमें हमारा सॉइल आता है, जिसमें हमारे सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया था कि इनमें भी रोग परसिस्ट हो जाते हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं और बाई एयर भी है। जैसे कि जो फंगस के द्वारा रोग फैलते हैं उनमें जो है उनके स्पोर, जिनको बीजाणु कहते हैं, वो हवा के द्वारा रोगग्रस्त पौधों से या फसल से स्वस्थ पौधों में पहुंच जाते हैं। तो इनका डिसेमिनेशन बाय एयर बहुत तेजी के साथ होता है। तो इसमें किस प्रकार से रोग का प्रकीर्णन हो रहा है या इनोकुलम निवेश द्रव्य का प्रकीर्णन किस प्रकार से हो रहा है, इसका भी अध्ययन करना है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इनोकुलम कीट। इन्फेक्शन का मतलब यह है कि होस्ट हो गया और पैथोजन हो गया, तो इसमें संक्रमण किस प्रकार से होता है। संक्रमण अगर जो वायु उम्स हो रहा है या किसी छिद्रों के द्वारा हो रहा है या परसिस्ट करके हो गया, इनको इन्फेक्ट संक्रमण करने का तरीका क्या है, इसका भी अध्ययन डिजीज फोरकास्टिंग के अंतर्गत करना है। इनोकुलेशन पीरियड, इनोकुलेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि किसी इनोकुलम का कितने समय में उद्भवन, इसका उद्भवन कितना है। कुछ बहुत शॉर्ट पीरियड में उद्भवन कर जाते हैं और कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो देर में उद्भवन करते हैं। इस प्रकार का अध्ययन भी इसमें करना रहता है डिजीज फोरकास्टिंग के लिए। अब तीसरा हमारा है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिजीज फोरकास्टिंग में किसी रोग को उत्पन्न करने के लिए। इसमें सबसे पहले टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं। जो हमने डिजीज ट्रायंगल में पढ़ा था कि टेम्परेचर का रोग उत्पन्न करने में विशेष रोल रहता है। इसलिए तापक्रम का अध्ययन इसलिए करते हैं कि कम तापक्रम पर, बहुत कम तापक्रम हो जाता है तब भी लोग बहुत जल्दी इसको फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और बहुत तेजी से नहीं होते। एक निश्चित रेंज होता है, जैसे कि आपको फंगस में लेके चले कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 22, 23, 25 तक ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं और इसके ऊपर जब चले जाते हैं तो इनका विकास कम हो जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का भी विशेष रोल रहता है किसी रोग के लिए। तो अमुक समय में, जिस समय डिजीज फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान किसी रोग का लगाया जाता है, तो उस समय क्या तापक्रम चल रहा है और अगले एक सप्ताह में किस प्रकार का तापक्रम रहेगा और वो तापक्रम रोग के लिए कितना उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इस बात का भी अध्ययन इस डिजीज फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। अगर जो अगले एक सप्ताह में टेम्परेचर फेवरेबल है तो बहुत तेजी के साथ फैलेगा, तो इसकी फोरकास्टिंग या भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक हो जाएगा। तो टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं, मॉइस्चर का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रोग होते हैं जो कि बिना मॉइस्चर के नहीं फैल सकते, जिनमें खासकर वो पैथोजन जिनमें कि जू स्पोर बनते हैं, स्पोर और जू स्पोर। ये प्लानो स्पोर को कम मॉइस्चर में भी डेवलप कर जाते हैं, लेकिन जिन पैथोजेंस में जू स्पोर बनते हैं उनमें जू स्पोर वो होते हैं जिनमें कि लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं, फ्लैक्टा पाई जाती है जिससे वो लोकोमोशन करते हैं
तो उसमें मॉइस्चर की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि वो पत्ती के ऊपर या फसल के ऊपर लोकोमोट कर सकें, चल सकें, तो जिससे कि रोग तेजी के साथ फैलता है। तो इस मॉइस्चर का भी अध्ययन किया जाता है डिजीज फोरकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट एयर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एयर का महत्वपूर्ण रोल डिस्पर्जन, किसी पैथोजन का डिसेमिनेशन करने के लिए एयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि एयर के द्वारा बहुत फंगस इत्यादि के स्पोर हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो हवा का रुख या हवा की गति क्या है, इसका भी अध्ययन हम डिजीज फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है लाइट। किस प्रकार की लाइट या प्रकाश उस समय, जिस समय हम किसी चीज के फोरकास्टिंग के लिए अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लाइट भी देखते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि किसी भी वायरस का इनोकुलेशन उस समय बहुत अच्छी तरह से होता है जबकि हम उस मटेरियल को 5 दिन अंधकार में रख देते हैं। अगर ये 5 दिन अंधकार में रखने के बाद में हम उनका इनोकुलेशन करते हैं तो उसमें डिजीज बहुत तेजी के साथ अपने लक्षण दिखाने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लाइट का भी अध्ययन करते हैं डिजीज फोरकास्टिंग के। सो कंडीशन फॉर डिजीज फोरकास्टिंग, क्या दशाएं होनी चाहिए डिजीज फोरकास्टिंग के लिए? मौसम में किस प्रकार का डिजीज आउटब्रेक होने की संभावना है, इसके आधार पर 5 चीजें निकल करके आती हैं। नंबर 1, पौध रोगों द्वारा 2 प्रकार का मैसेज क्रॉप्स में होता है। नंबर 1, उपज की हानि, जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कि डैम्पिंग ऑफ पपाया, जो पपीता में डैम्पिंग ऑफ रोग लगता है, ये पेथियम, इसका काजर ऑर्गेनिज्म है पेथियम एफिनिडर्मिटम। पेथियम एफिनिडर्मिटम अगर जो नर्सरी स्टेज में लग जाता है तो उपज में जो हमारा उपज आएगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो इसमें 100% तक हानि हो जाती है। सेकेंड वन, गुणवत्ता में हानि। प्रोडक्शन में तो रोगों के द्वारा कमी हो ही जाती है, इसके साथ साथ में जो हमारा प्रोड्यूस पैदा होता है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। गुणवत्ता में कमी किस प्रकार से, जैसे कि हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, इनमें साइट्रस कैंकर रोग जो कि एशिया में कॉमन है, साइट्रस कैंकर जो कि ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा फैलता है। इसको पहले ज़ैंथोमोनास सेट्राई के नाम से जानते थे, नाउ इस टाइम इस रोग का रोगजनक ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और पैथोवार सेट्राई है। इसके कारण जो हमारे नींबू या वर्गीय फल होते हैं, इनके ऊपर एक प्रॉपर्टी जैसी हो जाती है, इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है और बाजार में इसके प्रोड्यूस का कम दाम उत्पादक को मिल पाता है। इसी प्रकार से एप्पल स्केल है जो बैक्टीरिया इनक्यूबेट्स के द्वारा करता है, इसके द्वारा भी गुणवत्ता में, सेब की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इसका बाजार में मूल्य सही नहीं मिल पाता है। इसलिए हमको डिजीज फोरकास्टिंग करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड वन है रोग नियंत्रण उपाय आर्थिक एवं स्वीकार होने चाहिए। जब कोई रोग ज्यादा डेंजरस स्टेज में आ जाता है या ETL को पार कर जाता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है, उस समय हमको
पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड आदि का उपयोग करना पड़ता है। इससे पूर्व अगर जो हम उनको रोग को प्रिवेंटिव मेजर से ही उनको रोक लिया जाए तो उनकी लागत कम हो और लागत कम हो जाएगी। इसके लिए रोग नियंत्रण के वो उपाय अपना लिए जाएं जिनसे कि आर्थिक नुकसान कम हो और रोगों में जो रोगों को रोकने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो कम हो, स्वीकार हो। इसके लिए हम इंटीग्रेटेड अप्रोच का प्रयोग कर लेते हैं। नंबर 3, डिजीज फोरकास्टिंग इसलिए करते हैं पहले संक्रमण के समय रोग वर्ष के मौसम में मिलना चाहिए। हमको उस रोग का डिजीज फोरकास्टिंग करनी है जिसमें कि जो पैथोजन है वो वर्ष के प्रत्येक मौसम में उपस्थित हो। ऐसा ना हो कि पैथोजन नहीं है और अगर जो पैथोजन वर्ष भर नहीं है तो हमको डिजीज फोरकास्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है भविष्यवाणी करने में उपयोग किए जाने वाले मापदंड और क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के मापदंड जांच पर आधारित होने चाहिए। जो भविष्यवाणी की जा रही है उनमें जो हम मापदंड रख रहे हैं और जो फील्ड में जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके मापदंड एक जैसे होने चाहिए। इसके लिए हमको कई वर्ष तक फील्ड में परीक्षण करने पड़ते हैं, कई वर्षों तक फील्ड में परीक्षण करने पड़ते हैं जिससे कि वास्तविकता प्रमाणित हो सके। वो मतलब बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। जो भविष्यवाणी की जा रही है उसमें जो मापदंड अपनाए गए हैं और जो फील्ड पर कार्य हो रहा है उसके मापदंड बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए और जिसके लिए हमको कई वर्ष तक फील्ड में परीक्षण करने पड़ते हैं और डेटा इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि वो प्रमाणित सिद्ध वास्तविकता प्रमाणित उसकी हो सके। नेक्स्ट है रोग चेतावनी दिए जाने पर नियंत्रण उपायों का उत्पादकों के पास पर्याप्त मात्रा में पावर और उपकरण होने चाहिए। अगर तो किसी रोग विशेष की डिजीज फोरकास्टिंग की जा रही है तो उस दिशा में किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पावर, मशीनरी और इक्विपमेंट, दवा इत्यादि होनी चाहिए ताकि वो तुरंत ही रोग को रोकने के लिए उनका उपयोग कर सके। तो इतनी सब कंडीशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डिजीज फोरकास्टिंग की आवश्यकता हुई। करेक्शन एंड वेरीफाइंग मेथड, ये डिजीज फोरकास्टिंग का जो मेथड है वो है करेक्शन एंड वेरीफाइंग मेथड। इस करेक्शन एंड वेरीफाइंग मेथड में कई प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है जिसके आधार पर डिजीज फोरकास्टिंग की जाती है। इसमें सबसे पहले है प्राइमरी इनोकुलम के आधार पर जो प्राथमिक निवेश द्रव्य होता है। प्राथमिक निवेश द्रव्य वो होता है जो कि सबसे पहली बार क्रॉप पर इन्फेक्शन के लिए उपलब्ध होता है। जो संक्रमण सबसे पहली बार होता है वो प्राइमरी इनोकुलम होता है और इसमें प्राइमरी इनोकुलेशन या प्राथमिक निवेश द्रव्य को आधार मानते हुए स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हमारा प्राथमिक निवेश द्रव्य है इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी सघनता क्या है, ये कितनी मात्रा में उस वातावरण पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित है। अगर ये मात्रा में अधिक है तो रोग तेजी से फैलेगा। तो इस प्रकार का अध्ययन इसमें डेंसिटी का अध्ययन करते हैं कि जो निवेश द्रव्य इसकी सघनता क्या है, इसकी उपस्थिति उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है। फिर उसके आगे इसी में निवेश द्रव्य में ही
प्राथमिक रिलेशनशिप में ही उसके विवरेंस का भी पता लगाते हैं कि जो हमारा रोगजनक है उसमें ओज कितना है, उसमें रोग पैदा करने की क्षमता कितनी है, कितनी तेजी के साथ रोग उत्पन्न करता है, उसके एक साल में कितनी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, मोनोसाइक्लिक है या पोलोसाइक्लिक है, किस प्रकार का है और इसकी तीव्रता रोग उत्पन्न करने की क्या है, इसका भी अध्ययन प्राइमरी एनोमोलॉजी में करते हैं। इसके साथ साथ में एयर का भी अध्ययन करते हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में फोरकास्टिंग करनी, डिजीज फोरकास्टिंग करनी है, प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग करनी है, उसके एयर में, उसकी हवा में उस पर्टिकुलर इनोकुलम के कितने स्पोर को हिंदी में बीजाणु कह देते हैं, कितने बीजाणु मौजूद हैं। बीजाणु की संख्या अधिक होगी तो रोग अधिक उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर हवा का भी स्पोर के माध्यम से हम हवा का परीक्षण भी करते हैं, उसमें पर्टिकुलर स्थान पर कितने स्पोर 1 सेंटीमीटर में हैं इनका कैलकुलेशन कर लिया जाता है, तो इसके आधार पर डिजीज फोरकास्टिंग करते हैं। और इसके साथ साथ में वहाँ के इनोकुलम के लिए सॉइल का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि कई रोग जो है सॉइल बॉर्न होते हैं और वो भी एपिडेमिक रूप धारण कर लेते हैं, डिजीज फोरकास्टिंग करना आवश्यक हो जाती है। इसलिए जो सॉइल फंजाई होते हैं या जो फंजाई मृदा के द्वारा फैलते हैं उनमें हम क्रॉप मोनोकल्चर के माध्यम से, क्रॉप मोनोकल्चर का मतलब यह है कि एक वर्ष में केवल एक फसल ली जाती है, मोनोकल्चर के आधार पर सॉइल का हम परीक्षण करते हैं, जिसके आधार पर हम प्राइमरी इनोकुलम की स्टडी करते हैं और पूरे के पूरे डेटा इकट्ठे करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं। इस मेथड के द्वारा हम डिजीज फोरकास्टिंग करते हैं। सेकेंड वन, वेदर कंडीशन के आधार पर, वेदर मीन्स वातावरण के आधार पर ही हम डिजीज फोरकास्टिंग के डेटा कर लेते हैं, जिसके आधार पर कि हम पूर्व में ही आपको बता चुके थे कि टेम्परेचर कितना है वातावरण में, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, 30 हो जाता है और फिर 30 से एकदम कम होकर के 15 होता है, बार बार टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से रोगजनक पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का अध्ययन इसमें करते हैं कि और कुछ रोग इस प्रकार के होते हैं जो कि कम टेम्परेचर में बहुत तेजी के साथ फैलते हैं, और कई रोग ऐसे होते हैं जैसे लेट ब्लाइट अटैक हो है, ये इसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में बहुत तेजी के साथ फैलता है। इसी प्रकार से कुछ 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब टेम्परेचर होता है उस पर रोगजनक ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार का अध्ययन इसमें वेदर कंडीशन के लिए करते हैं। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसा कि आपको मालूम भी है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर जो 80 से अधिक है तो ये रोगों को फैलने के लिए अनुकूल होती है, और अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम होती चली जाएगी उतना ही ये लोगों के लिए प्रतिकूल होता है और उसमें रोग कम फैल पाते हैं। इसीलिए ह्यूमिडिटी कि अमुक रोग कितनी ह्यूमिडिटी पर फैलता है इसका भी अध्ययन करते हैं कि अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। रेनफॉल, कुछ रोग होते हैं जैसे ग्रेट ड्राउट इत्यादि का रेनफॉल से प्रभाव रहता है, सीधा संबंध रहता है, क्योंकि इसके जो क्लेमाइडो स्पोर होते हैं वो अधिक बरसात होने पर एक पानी के साथ में एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं और रोग काफ़ी तेजी से फैलता है और एपिडेमिक हो जाता है। इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल का क्या औसत है इसके आधार पर भी इसका अध्ययन करते हैं और डिजीज फोरकास्टिंग किया। लाइट का तो आपको पता ही है, मैंने आपको में बता दिया था कि वायरस वगैरह को अगर जो 5 दिन अंधेरे में रख करके इनोकुलेट किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से लाइट का भी सीधा असर रहता है। इसी प्रकार से कोरिलेटिव इंफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या करते हैं कि कई वर्षों का उस रोग विशेष का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। जिस रोग की हमको डिजीज फोरकास्टिंग करनी है तो कई वर्षों का
डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि ये जो फैक्टर है इनके आधार पर क्या क्या फैक्टर किस प्रकार के होते हैं जबकि रोग तेजी के साथ फैलता है या रोग फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम डिजीज फोरकास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, यूज ऑफ कंप्यूटर। आजकल टेक्नोलॉजी का विशेष दौर चल रहा है और इसमें कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं को कलेक्ट करके हम डिजीज फोरकास्टिंग करते हैं। अमेरिका में रेड फ्लैग ऑफ टोबैको के फैलने के लिए डिजीज फोरकास्टिंग के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। ब्लाइंड कास्ट, BLIGST कास्ट, ब्लाइंड कास्ट जिसका नाम है, जिस पर आलू में फैलने वाले रेड फ्लैग ऑफ टोबैको के बारे में उत्पादकों को पूर्व में सूचना दी जाती है। इस प्रोग्राम का नाम उन्होंने ब्लाइंड कास्ट रखा है। इसी प्रकार से एक और प्रोग्राम चलता है जिसको कि हम एपिडेम कहते थे। इस मॉडल से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो के बारे में भी सूचनाएं कंप्यूटर के माध्यम से ये प्रोग्राम संचालित किया जाता है। इसी प्रकार से एक एपिडेम का कंप्यूटर प्रोग्राम है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत एपिक स्टेट जो कि मैंचूरिया इनक्वेंस के द्वारा जो रोग फैलता है इसके रोकथाम के लिए पहले डिजीज फोरकास्टिंग या डिजीज फोरकास्टिंग करने के लिए ये प्रोग्राम EPVN संचालित होता है। थैंक यू। ये अब हमारा डिजीज फोरकास्टिंग समाप्त।